Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third lecture on the normal flora, and we have already discussed some part of this in different body parts. Normal flora. Now today we are going to start with the normal flora available in vagina. Now previous studies have published the composition of normal flora in the normal vagina. Means previous studies, many previous studies जो है वो ये नॉर्मल फ्लोरा के बारे में बता चुकी हैं. इट इज़ यूजुअली ए कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ इंक्लूडिंग लैक्टोबैसिलस एसिडोफ्लस, लैक्टोबैसिलस जेंसेनाई और लैक्टोबैसिलस रैमनोसस. ये मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का. ज़्यादातर इसमें लैक्टोबैसिलस अवेलेबल है जो कि जो है वहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा वेजाइनल कैविटी में बना रहे होते हैं. सम स्पीशीज़ ऑफ लैक्टोबैसिलाई नेमली लैक्टोबैसिलस एसिडोफ्लस, लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटस एंड लैक्टोबैसिलस जेंसेनी प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग वेजाइनल सर्फेसेस बाय सिक्रीटिंग H2O2. अच्छा, अब ये कि ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो डिफरेंट बैक्टीरिया जो जिनके हमने नाम लिए लैक्टोबैसिलाई स्पीशीज जिसमें एसिडोफ्लस, क्रिस्पेटस और जेंसेनाई हैं, ये वहाँ पे वेजाइनल सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय सिक्रीटिंग H2O2 विच इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में ये बताता चलूँ कि इट इज़ एंटीसेप्टिक एजेंट. मीन्स इट इज़ यू कैन से एंटी इन्फेक्टिव. एंटीसेप्टिक मीन्स कि वहाँ पर जहाँ पर भी ये रिलीज़ होगा या अगर ये कि ये बॉडी कैविटी में या इवन स्किन पर भी अप्लाई किया जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस इट्स बैक्टीरियल किलिंग इफेक्ट. दिस एसिडिक कंपाउंड प्रिवेंट्स द कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक एनारोब्स एंड इवन माइकोप्लाज्मास. और यही जो एसिडिक कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो इन बैक्टीरिया से रिलीज़ हो रहे हैं, ये कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक एनारोबिक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा इनको प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि ये वहाँ पे ग्रो ना हो और डेफिनेटली जिससे कोई डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया वहाँ ग्रो ना कर पाए और डिजीज़ ना हो यानी इन्फेक्शन ना हो, जिसमें माइकोप्लाज्मा भी शामिल है जो कि एक यूनिक बैक्टीरिया है. बिसाइड प्रिवेंटिंग कॉलोनाइजेशन इट ऑल्सो इनहिबिट्स देयर रेप्लिकेशन. यानी ना सिर्फ कॉलोनाइजेशन को प्रिवेंट करता है इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बल्कि उनकी रेप्लिकेशन को भी ये प्रिवेंट करते हैं. लैक्टिक एसिड ब्लॉक्स द एंजाइम हिस्टोन डी एसिटाइलेज. तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये एक एंजाइम है जो कि हिस्टोन डी एसिटाइलेज है, इसको ब्लॉक करता है. अब इससे क्या होता है, देयरबाय मैग्नीफाइंग द प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑल्सो DNA रेस्टोरेशन. तो इस तरीके से ये लैक्टिक एसिड जो रिलीज़ होता है वहाँ पर, ये भी इस एंजाइम को इनहिबिट करके जो हिस्टोन जो DNA के कॉर्नर पर मौजूद होते हैं उनकी जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उनको इनहिबिट करता है. जिसकी वजह से ये हिस्टोन डी एसिटाइलेज जब नहीं होगा तो DNA की जीन ट्रांसक्रिप्शन और DNA की रेप्लिकेशन और रेस्टोरेशन नहीं हो सकेगी और इस तरह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकेंगे. द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज पोटेंशियल पैथोजेंस predominantly associated with vaginal infections such as non-specific bacterial vaginitis, Neisseria gonorrhea और other types of sexually transmitted disease. यानी अगर ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड और इस तरह से जो ये जो बैक्टीरिया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड वहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर ये ना करें तो फिर क्या होगा, वहाँ पर पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होंगे वो ग्रो कर सकेंगे और वो वेजाइनल इन्फेक्शन वेजिनाइटिस ये कॉज करेंगे, जिसमें निजेरिया गोनोरिया है जो कि बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो कि वेजाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है. इसके अलावा कुछ और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिजीज़ हो सकती हैं अगर ये बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद ना हो और ये H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लैक्टिक एसिड रिलीज़ ना करें. तो यानी डेफिनेटली अगर ये बैक्टीरिया मौजूद नहीं होंगे तो ये सब्सटेंसेस वहाँ रिलीज़ नहीं होंगे, वहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और वहाँ इन्फेक्शन कॉज करेंगे. Now the number and composition of vaginal microflora is very dynamic. Means very dynamic यानी टाइम के साथ चेंज होती है बड़ी तेज़ी से. It has been shown to fluctuate over, यानी ये जो इनकी जो क्वांटिटी होती है और इनमें डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं वो उनमें जो चेंज होता है वो किसी बुनियाद पे होता है, एज की बेस पे. लाइक चाइल्डहुड में अलग होते हैं, एडोलेसेंट्स में अलग होते हैं, यंग एडल्ट में अलग होते हैं, एल्डरली में अलग स्पीशीज़ होते हैं. इसके अलावा menstrual cycle also affect routine menstrual cycle, the availability of these normal flora and sexual activity, active
एंड पैसिव एंड प्रोमिस्क्यूटी, हाइजीन हैबिट्स, इससे भी फ़र्क पड़ता है, फैशन रिलेटेड हैबिट्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इंट्राविजाइनल माइक्रोबायोसाइड्स फॉर एग्जांपल नोनोजाइनॉल 4, इससे भी जो है वो विजाइनल माइक्रोफ्लोरा में जो वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं उन पर फ़र्क पड़ता है। नोनोजाइनॉल इज़ बेसिकली यूज एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। पर्सनल बिहेवियर, इसके अलावा biological functions including hormones and other external conditions might contribute to the dynamic pattern of vaginal microflora। तो हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस जो होती हैं जिसमें जो तमाम यानी एनवायरमेंटल कंडीशन जिसमें हॉट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, तो उसकी वजह से भी जो डायनेमिक पैटर्न ऑफ माइक्रोफ्लोरा दैट आल्सो चेंजेस विद दीज फैक्टर्स। तो ये भी जो है वो उसमें अपना एक कंट्रीब्यूटिंग रोल प्ले करते हैं। नाउ फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा, यानी अगर ये होगा तो फिर ये नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा जो है बैक्टीरिया वहाँ ग्रो कर सकेंगे, अदरवाइज इनकी नॉर्मल फ्लोरा की एग्जिस्टेंस जो होगी वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, मींस क्वेश्चन मार्क होगी कि वो वहाँ होते भी हैं या नहीं होते हैं। नाउ फर्स्ट इज़ द बायोलॉजिकल एज नॉट क्रोनोलॉजिकल एज। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले हम ज़रा ये बात कर लें कि ये बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है। बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में ये फ़र्क होता है कि क्रोनोलॉजिकल एज को हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्रोनोलॉजिकल एज ये होती है कि जो हमारी लाइफ के जो ईयर्स होते हैं कि जैसे 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, ये क्रोनोलॉजिकल एज है। बायोलॉजिकल एज ज़रूरी नहीं है कि वो इससे मैच करे, मीन्स के आपने ये देखा होगा कि सम इंडिविजुअल्स इवन इफ इन देयर एज ऑफ 60 साल की उम्र में भी दे लुक वेरी यंग। उसकी वजह ये है कि उनकी बायोलॉजिकल एज अभी बहुत कम है, उनके सारे फंक्शंस एक्टिवेटेड हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस और डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम सब एक्टिव हैं और वो उस एज में भी बिल्कुल यंग इंडिविजुअल की तरह है, तो यानी उसकी बायोलॉजिकल एज उतनी नहीं है। इसके बरक्स कुछ लोग देखे होंगे जो 30 और 40 ईयर्स की एज में बहुत ज़्यादा वीक नज़र आते हैं, मींस कि उनकी और वो दे कैन नॉट दे टायर्ड ईजीली एंड दे फील लेथार्जी ऑन सम स्मॉल एफर्ट। तो इसमें का मतलब ये हुआ कि उनकी क्रोनोलॉजिकल एज तो ज़्यादा नहीं है 30 ईयर्स या 40, लेकिन उनकी बायोलॉजिकल एज बहुत ज़्यादा है, यानी वो बहुत जल्दी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये जो है वो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, यानी नॉर्मल फ्लोरा का इससे भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अब क्या ताल्लुक़ है, देन वी विल डिस्कस नाउ। The diversity of skin microflora in different age groups vary, means के young individual जो होंगे, adolescent age, adult, फिर old age, middle age, old age, तमाम में स्किन के जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एज ग्रुप में। वेदर विद द एडिशन ऑफ एज इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द ऑल्ट्रेशन इन इट्स नंबर, यानी उनके नंबर में भी चेंज आ सकता है एडिशन ऑफ एज के साथ, इट्स डाइवर्सिटी यानी उनकी टाइप भी बदल सकती है, एंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट डेफिसिट इन देयर फंक्शन इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड, और शायद जो कि नॉट अंडरस्टूड है यानी वेल अंडरस्टूड नहीं है कि शायद उनके फंक्शन में भी कोई ना कोई डाइवर्सिटी के साथ, एज के साथ और टाइम के साथ चेंजेस आते हैं, या जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं उसमें भी डेफिसिट यानी कमी वाक़ई हो जाती है। हाउ दिस चेंजेस अकर वेदर स्लोली और सडनली इज़ ऑल्सो नॉट नोन विद सर्टेनिटी। इन जो फ्लोरा होते हैं स्किन के जो एज के साथ चेंज होते रहते हैं, उनमें डाइवर्सिटी जो होती है, टाइप्स जो होती हैं, उनमें चेंजेस जो आती हैं वो क्या स्लोली आती हैं या ग्रेजुअली आती हैं, यानी फास्ट ग्रेजुअली यानी स्लोली होती हैं, या सडनली होती हैं, प्रोग्रेसिवली होती हैं, ये भी इतना ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। द एबिलिटी टू डिफाइन ए क्रोनोलॉजिकल एज थ्रेशोल्ड एट विच डेफिसिट अकर एंड सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाई इनोवेटिव डाइटरी स्टडीज़ फॉर एक्टिव एंड हेल्दी एजिंग। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये डेफिसिट्स पता कर लें, दीज डेफिसिट्स डिफाइन कर लें, दीज डेफिसिट्स इन द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट एजेस के डिटरमिन द क्रोनोलॉजिकल एज थ्रेशोल्ड, कि किस एज में बायोलॉजिकल एज क्या होगी और बायोलॉजिकल एज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कि यानी बायोलॉजिकल एज ज़्यादा ना हो भले क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ती चली जाए, यानी बायोलॉजिकली वो एक्टिव इंडिविजुअल। तो ये इसमें हम इनोवेटिव डाइटरी स्ट्रेटजीज़ जो है वो डेवलप कर सकते हैं कि वो क्या डाइट हम
इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करें कि जिससे वो एक्टिव हों और हेल्दी एजिंग का प्रोसेस हो, यानी क्रोनोलॉजिकल एज ज़्यादा होने के बावजूद वो एक्टिव हों, हेल्दी हों और यानी उनकी बायोलॉजिकल एज कम हो। तो इस पे भी जो है फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है, इस थ्रेशोल्ड को डिटरमिन करने की ज़रूरत है ताकि इस पर जो है वो काम किया जा सके और फिर बायोलॉजिकल एज को रिड्यूस किया जा सके एंड इंडिविजुअल शुड स्टे हेल्दी इवन इफ दे आर इन लेट एजेस ऑफ देयर लाइफ। अकॉर्डिंग टू मैफी एंड एट आल, मीन्स के मैफी एक साइंटिस्ट का नाम है, एट आल यानी इस रिसर्च में कुछ और साइंटिस्ट भी शामिल है। वो क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग बायोलॉजिकल एज इन कम्युनिटी ड्वेलिंग एडल्ट्स इज एसोसिएटेड विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसबायोसिस। इन साइंटिस्ट ने अपनी एज रिसर्च में ये बताया कि बायोलॉजिकल एज जो है वो एडल्ट में जो है वो उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसबायोसिस। डिसबायोसिस का मतलब है वही जो जीआई ट्रैक्ट में नॉर्मल फ्लोरा होते हैं उनमें चेंजेस आ जाना, कि जो नॉर्मल फ्लोरा पहले कंट्रीब्यूट कर रहे थे जीआई ट्रैक्ट में, वो अब वहाँ पे अपना रोल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है बल्कि वहाँ के नॉर्मल फ्लोरा चेंज हो गए, जिसकी वजह से जीआई ट्रैक्ट की एक्टिविटी जो है वो चेंज हो गई है। जिसकी वजह से हो सकता है कि हमने ये पढ़ा था कि बहुत सारे जीआई ट्रैक्ट के नॉर्मल फ्लोरा ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन, वाइटामिन्स, एंजाइम्स और एसेंशियल कंपोनेंट्स पर आते हैं जो कि बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होते हैं। अब जब ये जीआई माइक्रोफ्लोरा चेंज हो जाएंगे तो फिर ये इन कंपोनेंट्स में भी जो ये सिंथेसाइज कर रहे थे कि बॉडी की हेल्दी एक्टिविटी के लिए वाइटामिन्स, एंजाइम्स वगैरह वो भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से फिर एजिंग का प्रोसेस बढ़ जाएगा। द स्किन माइक्रोबायोटा इज़ ऑल्सो वेरी डाइवर्स। स्किन पे भी हम बात कर चुके हैं कि इसमें जो माइक्रोबायोटा या नॉर्मल फ्लोरा होते हैं बहुत डाइवर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं एंड वेरीड इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, और डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट होते हैं। डाइवर्सिटी इन स्किन माइक्रोबायोटा टेंड टू इंक्रीज विद एज, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है डाइवर्सिटी स्किन के माइक्रोबायल फ्लोरा में बढ़ती चली जाती है। मीन्स के बहुत डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते चले जाते हैं। द इंक्रीज इन डाइवर्सिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 years ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड डोमिनेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ लैक्टोबैसिलाई, पर्टिकुलरली नेमली स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 8 years ऑफ लाइफ में आमतौर पर लैक्टोबैसिलाइज की जो फैमिली है वो कम होती है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है, एंड रिलेटिवली इवन इन इंक्रीज इन अदर टैक्सा, यानी कुछ और दूसरी क्लास के जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू लैक्टोबैसिलाइज। वेयर एज द रिडक्शन इन डाइवर्सिटी इन प्यूबर्टी ड्यू टू एक्टिनो बैक्टीरिया, और जब जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है लाइक प्यूबर्टी आती जाती है तो फिर ये जो दूसरे टैक्सा होते हैं यानी दूसरी जो क्लासेस होती हैं उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल फ्लोरा की तादाद कम होती जाती है और एक्टिनोबैक्टीरिया की तादाद बढ़ती जाती है, जिसमें सच एज प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीज बिकमिंग डोमिनेंट, और जिसमें ख़ास तौर से प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीज स्किन पर ज़्यादा अवेलेबल होता है। और यही वजह होती है कि ये प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीज जो है वो स्किन पर जो एक्नी वल्गैरिस, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में पिंपल्स कहते हैं, वो कॉज करता है। यानी पिंपल्स जो होते हैं या एक्नी वल्गैरिस इस बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीज। नाउ इन केस ऑफ अर्ली इन्फेंसी द गट माइक्रो इकोलॉजी इज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस अर्ली फेज ऑफ लाइफ बाय कंपोजिशन ऑफ द नॉर्मल इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा। तो जो अर्ली इन्फेंसी इन्फेंट होता है उस वक्त गट माइक्रो इकोलॉजी जो डेवलप होती है, वहाँ पे जो अर्ली फेज़ ऑफ लाइफ में जो डेवलप होती है इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा, तो वो अर्ली एज में जो है वहाँ की एक इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंटेस्टाइन में डेवलप होता है, और वो माइक्रोफ्लोरा वहाँ पे डेवलप होते हैं जो कि उस इंडिविजुअल की इन्फेंट की इंटेस्टाइन को हेल्दी रखते हैं और उसकी जो बेबी की ग्रोथ है उसको इन्हेंस करते हैं। द डाइट इन प्रीवेंट बेबीज़ इज़ मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय द डेली टाइप ऑफ डाइट, ब्रेस्ट और फार्मूला फीड। अच्छा, अब जो बेबीज़ की जो डाइट है वो दो तरह की होती है, या तो ब्रेस्ट फीड मदर मिल्क ले रहे हैं वो मदर फीड पे, या फार्मूला फीड यानी बॉटल फीड पर है। अब उसमें फ़र्क क्या है? इन्फेंट्स जो रिसर्च की गई, इन्फेंट्स यूजुअली बी इनहेबिटेड ओनली बाय 3 kind of native lactobacilli, and when become older there is an increase in both quantity of different species and transient nature। अच्छा, अब नेटिव यानी जब वो बॉर्न होते हैं तो उस वक्त उनकी इंटेस्टाइन में 3 kinds ऑफ लैक्टोबैसिलाई होती हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा का काम करते हैं, लेकिन व्हेन बिकम ओल्डर तो उनकी जो क्वांटिटी होती है
वो भी लैक्टोबैसिलाई की भी बढ़ती चली जाती है, और लैक्टोबैसिलाई के अलावा डिफरेंट स्पीशीज़ ऑल्सो अपीयर ओवर देयर, और ट्रांजिएंट इन नेचर, यानी कुछ ट्रांजिएंट यानी टेम्पररी वहाँ पर डेवलप होते हैं, कुछ परमानेंट डेवलप होते हैं। नॉर्मल गट माइक्रोफ्लोरा इन जीरियाट्री में ऑल्सो डिफर फ्रॉम यंगर एडल्ट। जीरियाट्री किसे कहते हैं? जीरियाट्री इज़ ए जीरियाट्रिक एज, जिसमें जो अबव 65 ईयर्स एज होती है उसको हम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन कहते हैं, यानी 65 ईयर से ओवर एज के। तो उसमें भी यानी यंगर इंडिविजुअल्स की जो गट में माइक्रोफ्लोरा होते हैं उसमें, और जीरियाट्रिक एज में जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। रिगार्डिंग टू द जेनाइटो यूरिनरी माइक्रोफ्लोरा, अब जेनाइटल ट्रैक्ट या यूरिनरी ट्रैक्ट में माइक्रोफ्लोरा जो होते हैं, इट सीम्स दैट पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल हैव बीन फाउंड टू हैव elevated number of microorganisms such as fungi, Clostridia and Lactobacilli compared to the pre-menopausal group। तो इस पे भी जब एक रिसर्च की गई और ये कंपेयर किया गया कि प्री-मेनोपॉजल ग्रुप और पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप ऑफ फीमेल में के जेनाइटो यूरिनरी माइक्रोफ्लोरा में क्या फ़र्क है, तो उसमें भी डिफरेंस देखा गया। वो डिफरेंस क्या देखा गया कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में हाई नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जिसमें फंजाई हैं, क्लॉस्ट्रीडिया हैं और लैक्टोबैसिलाई है, जबकि प्री मेनोपॉजल ग्रुप में इन फंजाई, क्लॉस्ट्रीडिया और लैक्टोबैसिलाई की तादाद कम होती है। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद है जियोग्राफी, बट द जियोग्राफी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।